अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 10.8 को स्टार्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट है और नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो स्टेटमेंट और क्वेश्चंस को समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो चीज़ें हम पहले सीख लेते हैं। सेकेंड ईयर के सेकेंड चैप्टर में हमने डेरिवेटिव पढ़ा और वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता था कि डेरिवेटिव की नोटेशन कौन कौन सी है और किस किस ने दी। तो ये एक डेरिवेटिव की नोटेशन होती थी जो कि जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्रीड विलियम लेबनिज ने दी। ये नोटेशन कहती है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह तीन और डिफरेंट नोटेशंस थी, जिनमें से कौची ने जो नोटेशन दी थी वो ये थी डी एफ ऑफ एक्स। ये कहता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, अगर मैं कहूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये भी हमें एक मैथमेटिशियन आइलर ने बताया। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये नोटेशन मेरे पास बनेगी डी वाई, यानी कि मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख दिया। अब इस नोटेशंस को इन क्वेश्चन में यूज़ किया गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि छोटी क्लास में हमने पढ़ा था डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में होते गए हमने देखा कि डी एक्स बाय डी वाई भी होता है, डी वाई ओवर डी टी भी होता है, डी टी ओवर डी एक्स भी होता है। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़ें सो जहाँ तक मर्जी। छोटी क्लासेस में हमने सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स पढ़ा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते गए एक्स डी एक्स ओवर डी वाई भी हो गया, डी वाई डी टी भी हो गया, डी टी ओवर डी एक्स भी हो गया। तो यहाँ से हमने एक बात ऑब्जर्व की कि डेरिवेटिव जो है वो इस तरीके से आता है, यहाँ भी कोई वेरिएबल आएगा, यहाँ भी कोई वेरिएबल आएगा। अगर ये डी वाई ओवर डी एक्स है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर कोई इस तरह चीज़ लिखी गई है तो इस ऊपर वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव इस नीचे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, ऊपर जो भी वेरिएबल लिखा होगा यहाँ पे इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और नीचे जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा होगा इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और ये जो नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ t जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, अब देखें कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के लिए ये नोटेशन मैंने आपको बताई। ठीक है, जो कि लेबनिज ने दी और कौची ने ये वाली नोटेशन दी। अगर हम गौर करें तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ क्या लिखी गई है, y का डेरिवेटिव। तो y की जगह मैं एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है ना, y की जगह एफ ऑफ एक्स, तो y की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो d की जगह पे क्या आ गया, d की जगह पे मैं d ओवर डी एक्स लिख सकता हूँ, यानी कि ये भी डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव को इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। अब देखें, अब इसको मैं dy लिख सकता हूँ, इसको मैं dx लिख सकता हूँ। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव, इसको मैं dy लिख सकता हूँ और इसको मैं dt लिख सकता हूँ। लेकिन इसके साथ मुझे बताना होगा कि यहाँ पे जो d है वो d ओवर dx है, यहाँ पे d जो है वो d ओवर dy है। यहाँ भी बताना होगा जो d है वो d ओवर dt है, और यहाँ भी मुझे बताना होगा जो d है वो d ओवर dx है। ठीक है, यानी कि d, इसके लिए भी ये चीज़ d रहेगी, इसके लिए भी d रहेगी, इसके लिए भी d,
लेकिन डी का यूज़ करने से पहले मैं बताऊंगा कि डी क्या है, डी ओवर डी एक्स है या डी ओवर डी वाई है या डी ओवर डी टी है या कोई और चीज़ है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में जब मैं डी को यूज़ करूँगा तो पहले मैं बताऊँगा भी कि डी हमारे पास क्या चीज़ है, वो डी ओवर डी एक्स है या डी ओवर डी वाई है या डी ओवर डी टी है। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब देखें तो ये जो चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 10 है मैथमेटिकली मेथड बाय एस एम यूसुफ का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव पाया जाता है। अगर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ऐसी कोई चीज़ पाई जाए उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सही, अब कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने लिख लिया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है। अगर इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब होता है ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो अगर इसका हम सोल्यूशन देखें तो आपने 9th चैप्टर में सीखा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसका सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू सी समथिंग कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट e की पावर माइनस लैम्डा एक्स। इसका सोल्यूशन क्या है, y की वैल्यू फाइंड करना, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। अब ये चीज़ें जो है अगर आपको आ गई तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। अब एक्सरसाइज 10.8 में हमें कहता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, जिस तरह यहाँ पे सी आया। हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, जो भी नीचे हमारे पास सिस्टम दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक सिस्टम दिया गया। अब यहाँ पे बुक में लीनियर सिस्टम भी लिखा होगा, फॉलोइंग लीनियर सिस्टम्स। ये भी मेरे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में जब मिलती हैं तो उनको हम एक सिस्टम कहते हैं। तो जो भी यहाँ पे हमें सिस्टम दिया होगा हमने उनका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पे 2 दी गई है ना, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी, तो वो सारे सिस्टम होंगे। तो उन सिस्टम्स का हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें, जिस तरह ये चीज़ थी तो हमने y की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह ये चीज़ है तो यहाँ पे डिपेंडेंट y होगा, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अलहदा। यहाँ पे हमारे पास x है डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा तो मेरा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा x का सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन मुझे वो सोल्यूशन चाहिए जो इन दोनों का हो। ये y की वैल्यू सिर्फ इसका सोल्यूशन होगा, ये x की वैल्यू सिर्फ इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन मुझे लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन चाहिए, यानी कि ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि इन दोनों का हो, इन दोनों का हो। वो x और y की वैल्यूज चाहिए जो कि इन दोनों को एक ही वक्त में सेटिस्फाई करे। तो उनको फाइंड करने के लिए इन दोनों को मैं इकट्ठा यूज करूंगा और एट द एंड मैं x और y की वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। ठीक हो गया, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि जिस तरह d ओवर डी एक्स को d कह दिया था, d ओवर डी वाई को d कहते हैं। हम यहाँ पे लेट करेंगे, हम यहाँ पे लेट करेंगे d किसके इक्वल है, d इक्वल है d ओवर डी टी के। ठीक है, यानी कि ये d ओवर डी टी मेरे पास d के इक्वल होगा, d ओवर डी टी जो है वो d के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, जब मैंने d को लेट किया, d बराबर है d ओवर डी टी के, तो यहाँ पे साइड पे हम थोड़ा सा लेट कर देते हैं, लेट d बराबर है d ओवर डी टी के। ठीक है, ये मैंने साइड पे थोड़ा सा इसको लेट कर दिया। अब देखें, अब d ओवर डी टी की जगह क्या आ जाएगा, d आ जाएगा और आगे x लिखा गया है तो x।
और इक्वल टू किसके आ जाएगा, y के। अब यहाँ पे देखें तो डी ओवर डी टी की जगह d आ जाएगा, साथ y लिखा गया है, y इज इक्वल टू -4x प्लस 4y। अब देखें ये y को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये चीज़ माइनस की हो जाएगी और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम छोटी सी लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे देखें तो ये 4x इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 4x और आगे प्लस dy, और ये 4y इधर आके माइनस का हो गया, -4y इक्वल टू 0। अब अगर देखें तो ये भी y तो दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा d-4 और y हम कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास ये दो चीज़ें बन गई, अब अगर देखें हम यहाँ से x को ख़त्म करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर हम y को ख़त्म करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। बाद में हम इनको प्लस माइनस करके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे x को ख़त्म करना है तो यहाँ पे मुझे यहाँ d है तो यहाँ 4dx चाहिए, इसको भी मैं 4dx बनाऊँगा। ठीक है, यानी कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको d को इस पर ऑपरेट करूँगा। या फिर ये d-4 है तो d-4 को मैं इस पर ऑपरेट करवाऊँगा। या x वाली चीज़ें मैं सेम कर लूँगा या y वाली। x वाली सेम करनी है तो इसको d से और इसको 4 से, और अगर y वाली सेम करनी है तो इसको d-4 से ऑपरेट करवा दूँगा। तो इस चीज़ को मैं इस चीज़ पर d-4 को जब ऑपरेट करवाऊँगा तो y वाली चीज़ें सेम हो जाएंगी, तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ऑपरेट मैंने किसको करवाना है, d-4 को करवाना है। ठीक है, ऑपरेट d-4 को ऑपरेट करवाया तो ये आ जाएगा d-4 मल्टीप्लाई बाय d और साथ x और माइनस d-4 और y और इस इक्वल टू में मेरे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू में 0 ही आ जाएगा। अब देखिएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया d² और ये -4d और साथ आ गया x और ये आ जाएगा -d-4 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, इसको 2 का इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ। ठीक है ना, अब देखिएगा, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 y का कोफिशिएंट सेम हो गया है, सिर्फ साइन चेंज है। ठीक है, तो मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैंने ऐड किया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 3 + 4 कर लेते हैं, 3 + 4। तो ये 3 मेरे पास लिखी हुई है तो नीचे ही मैं 4 लिख देता हूँ ताकि हमारे पास जगह कम है तो उसको भी हम एडजस्ट कर सकें। तो ये इक्वेशन नंबर 3 थी और इसमें मैं ऐड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 4 को, और इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास ये वाली है तो आ जाएगा 4x और प्लस d-4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो देखें ये वाली चीज़ क्या है, ये चीज़ माइनस है, ये वाली प्लस है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस वाली ये प्लस वाली। अब ये देखें ये चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा d² -4d और मल्टीप्लाई बाई x और प्लस 4x और इक्वल टू 0 + 0 आंसर 0 आएगा। ठीक है, नज़र आ रहा है, हाँ जी ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन कैसे लेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे, तो जब x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा d² -4d और प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 वाला बन गया। ये f(d) फंक्शन है तो मैं इसकी एसोसिएटेड या करेक्टरिस्टिक्स या जिसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं वो लिखूंगा। ठीक है, तो एसोसिएटेड इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए जो भी d वाला फंक्शन होता है इसको
0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये बन गया डी का स्क्वायर माइनस 2 डी मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ये सारी चीज़ मेरे पास डी माइनस 2 होल के स्क्वायर का फार्मूला बनता है। ठीक है, यहाँ से डी की दो वैल्यूज़ आ गई, एक +2 और दूसरी भी +2। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए मैं इक्वेशन नंबर 5 का सोल्यूशन लिखूंगा। ठीक है ना, सोल्यूशन ऑफ 5 लिखने लगा हूँ। सोल्यूशन ऑफ 5, सोल्यूशन ऑफ 5 क्या होगा? अब देखें, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है। डिपेंडेंट x है और इंडिपेंडेंट t है, तो x का आंसर t में लिखा जाएगा। तो x इज इक्वल टू, सेम रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, तो इसमें हम करते हैं c1 प्लस t आएगा अब, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। c2 और e की पावर है 2t। ठीक है ना, हमारे पास 2 आंसर है 2t। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। x की वैल्यू आ गई है, अब मैं y की वैल्यू फाइंड करूँगा। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू अपनी मर्जी से मैं इसमें पुट करूँ, इसमें जिसमें मर्जी पुट करूँ, लेकिन मैंने x की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है जहाँ पे y अकेला हो, y का डेरिवेटिव ना हो। क्योंकि अगर y का डेरिवेटिव आता हुआ, यानी कि देखें ना कि अगर dy ओवर dx लिखा हुआ प्लस y इक्वल टू 0, तो यहाँ से y फाइंड करना मुश्किल है। पहले मैं डेरिवेटिव को ख़त्म करना चाहूँगा। ठीक है ना, तो ये x की वैल्यू वहाँ पे पुट करूँगा जहाँ पे y पहले ही अकेला हो। ठीक है, वहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव ना हो। तो अगर आप इसमें देखें तो y का डेरिवेटिव आ रहा है, अगर आप इसमें देखें तो y का डेरिवेटिव है। तो ये वो चीज़ है, ये वाली चीज़, यानी कि ये वाली चीज़ वो है जहाँ पे y पहले ही अकेला है। तो मैं x की वैल्यू जो है 1 में पुट करूँगा, तो मैं लिखूँगा पुट इन 1, या लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। 1 में हम देखें तो dx ओवर dt है, तो d ओवर dt x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा? x की जगह पे ये वाली वैल्यू c1 प्लस t c2 e की पावर 2t। ठीक है, तो e की पावर 2t को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2t और यहाँ भी आ जाएगा e की पावर 2t। ठीक है, और ये आ जाएगा इक्वल टू y के। ठीक है, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग। तो c1 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, और ये आ जाएगा d ओवर dt और e की पावर 2t, और प्लस c2 साइड पे आ जाएगा, और d ओवर dt t मल्टीप्लाई बाय e की पावर 2t। ठीक है, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2t का डेरिवेटिव e की पावर 2t और पावर का डेरिवेटिव साथ 2 आ जाएगा, प्लस इसी तरह c2। अब देखें, पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा एज इट इज़, प्लस पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव e की पावर 2t और पावर का डेरिवेटिव 2। ठीक हो गया, तो यहाँ से y इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू 2c1 e की पावर 2t प्लस c2, इन दोनों में से e की पावर 2t कॉमन आता है, तो 1 प्लस t e की पावर 2t। ठीक है, तो ये मेरे पास y का आंसर आ गया, और यही दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो 2c1 को एक और नाम दे सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर एक और कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको लादा नाम। तो बाकी आपका आंसर यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, बुक के पीछे आंसर मैच कर लीजिएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन अब एक हम एक्स्ट्रा चीज़ सीख लेते हैं थोड़ी सी, इसको तो उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। अब इसको रेज करके हम एक एक्स्ट्रा चीज़ सीख लेते हैं, वो ये है कि हो सकता है कि x और y की कोई वैल्यू निकलती ही ना हो जो इसको और इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि इसका सोल्यूशन ही ना निकलता हो। कुछ केसेस शायद ऐसे आए कि जहाँ पे x और y एग्जिस्ट ही ना करते हो जो दोनों को सेटिस्फाई करें। यानी कि देखें, अगर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मैं कहूँ कि x² का आंसर -1 आए, ठीक है, और रियल में इसका आंसर बताएं, तो रियल में रहते हुए ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो इसी तरह शायद इनके आंसर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं,
तो उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से आ गया डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 था, यहाँ से आया था 4x इधर आके प्लस का हुआ था, 4x और ये इधर आके माइनस का हुआ था, तो ये आ गया था d माइनस 4 और y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हम लिखते हैं ये d है, ये -1 है, ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास d माइनस 4 है। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आएगा तो सोल्यूशन जो है वो नॉट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और इसका अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा उस वक्त सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है कि नहीं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, d मल्टीप्लाई बाई d माइनस 4, और माइनस डिटर्मिनेंट के फार्मूले का 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4d और प्लस 4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप यहाँ पे डिग्री देखें, डिग्री क्या कि d की हाईएस्ट पावर देखें तो यहाँ पे 2 है, तो यानी कि सोल्यूशन जो भी आएगा हमारे पास वहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। ये देखें C1 और C2, C1 और C2। ठीक है, तो अगर हमने सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो देखना हो तो हम ये डिटर्मिनेंट लेके देख सकते हैं, और जितनी डिग्री आए उतने ही हमारे आंसर में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आएंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा, डिटेल के साथ चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन और कैलकुलेशन ही किया करेंगे, कंसेप्ट वगैरह तो आपको यहाँ पे मिल गए जो भी चीज़ें हमने यूज़ की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।